हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज जानते हैं हम कौन है सीपी राधाकृष्णन, भारत के नए उपराष्ट्रपति और क्या रहा है इनका इतिहास। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल होने से अगर हम उनका पूरा इतिहास देखें तो तमिलनाडु कोयम्बतूर से 2 बार सांसद चुने गए, 1998 में और 99 में। फिर 2004 में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने गए थे ये सन 2004 में। ठीक है, साथ ही साथ ये ताइवान का दौरा करने वाले पहले भारतीय सांसदों में से एक हैं। हालांकि ये 2004, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए, लेकिन पार्टी नेतृत्व का भरोसा उन पर से नहीं हटा, बरकरार रहा। ठीक है, राज्यपाल के तौर पर उन्होंने सबसे पहले झारखंड, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए तेलंगाना और पौंडीचेरी का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। एक साल पहले ही 2024 में यानी जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे। हाल ही में उन्हें भारत का नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आइए आज हम देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किन किन अनुच्छेदों में है। अगर आप विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बातें हम देखते हैं, महत्वपूर्ण बातें जो टू द पॉइंट आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान है, तो हमने वहीं से क्या लिया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद होता है। दूसरा सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति। साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पद कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या अर्हताएं होती हैं? तो इसकी अर्हताओं में सबसे पहला क्रम है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो एवं राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि राष्ट्रपति में क्या योग्यता थी? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है? केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी जो मंत्री पद होते हैं इसको लाभ के पद के बाहर रखा गया है। ठीक है, तो याद रखने योग्य यहाँ पे बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल और संघ तथा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जरूरी बात यहाँ पे याद रखना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। मतलब कि 20 लोग प्रस्तावक के रूप में आए और उनका अनुमोदन करने के लिए भी 20 लोग आए। ठीक है, टोटल, और ये 20-20 अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल संख्या 40 होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं हम। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? ये सभापति होते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष माध्यम मतलब जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। जैसे हमने राष्ट्रपति की क्लास में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष वोट नहीं करती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वो जहाँ पे क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष शामिल होते हैं। विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति जी के जहाँ पे महाभियोग मंडल होता है वहां पे लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति जी का महाभियोग मंडल है वही इनडायरेक्टली उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, इनके निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। और राष्ट्रपति जी के निर्वाचन मंडल से इनका निर्वाचन मंडल इसीलिए भिन्न हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जी के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं।
ठीक है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, वही दूसरी तरफ क्या होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं इनके मतलब किसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, निर्वाचन में शामिल नहीं होते राज्य विधानसभाओं के सदस्य, जबकि राष्ट्रपति जी के में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। ठीक है, याद रखना ये दो शब्द, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये हमने राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, कुछ मतलब 1,00,000 जनता है, 10 लाख जनता है, मान लीजिए 10 लाख जनता है और 10 लाख का प्रतिनिधित्व किसी एक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1:10 लाख का रेशियो बन रहा है, इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो जिस पद्धति के द्वारा वोट करवाए जाते हैं उसे ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जी की शपथ, तो हमने राष्ट्रपति जी की शपथ में क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं, ईश्वर की, सत्यनिष्ठा की, संविधान के प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की। तो वहीं पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, साथ ही ये वचन देते हैं कि अपने पद और कर्तव्यों को का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करेंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। वहीं पे हमने जब राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने की बात पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI ऑफ इंडिया दिलाते हैं। तो वहीं पे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है, अब इनकी पदावधि देखते हैं। पदावधि कब से काउंट होती है, पद ग्रहण करने की से लेकर 5 वर्ष तक, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पदावधि काउंट होती है। पदावधि के समय वह अपना त्याग पत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष से पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। याद रखना है हमको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और इनको हटाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राज्यसभा द्वारा। ठीक है, याद रखना है, जहां पे राष्ट्रपति जी के टाइम में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं से भी प्रस्ताव आ सकता है। उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए, उनके पद से हटाने के लिए केवल राज्यसभा में संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए शर्त क्या है, 14 दिन का पूर्व नोटिस। 14 दिन का नोटिस हमको राष्ट्रपति के महाभियोग में, हमने राष्ट्रपति जी के महाभियोग में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी 14 दिन का नोटिस देना है। 14 दिन का मतलब होता है 2 हफ्ते। ठीक है, 2 हफ्तों में वो अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हो जाएं, इसीलिए उनको नोटिस दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पद की रिक्तता। जहां पे हमने क्या पढ़ा था राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में कि या अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति जी उनके पद का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, और क्या होगा, 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवा लिया जाएगा। लेकिन इनकी पदावधि की समाप्ति पर या त्याग पत्र देने पर, बर्खास्त किए जाने पर, मृत्यु पर, निर्वाचन की अवैधता पर, पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कराना चाहिए। मतलब हमको पता है कि इस दिन इस तारीख को क्या हो रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी का पद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो हमने क्या किया, उससे पहले ही इलेक्शंस करा लिए। लेकिन अभी जैसा केस हुआ, जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद 6 माह के भीतर इलेक्शन कराया गया और नए उपराष्ट्रपति के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो इनके जो उपराष्ट्रपति जी की जब भी पद रिक्ति होगा तो इसमें कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, समय सीमा निर्धारण नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति जी के टाइम में क्या था कि 6 माह के भीतर करा लेना था। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्तता के संबंध में शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो 5 वर्षों
तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनके न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, अगर उपराष्ट्रपति जी की पद से किसी कारण पद से रिक्तता आ गई है तो राज्यसभा का कार्य न रुके, क्योंकि राज्यसभा के सभापति पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्य न रुके इसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी किसी भी राज्यसभा के सदस्य को, सक्षम सदस्य को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। यह अध्यक्षता अस्थायी रूप से दी जाती है। और इनके देखते हैं शक्तियां एवं कार्य, उपराष्ट्रपति जी की शक्तियां एवं कार्य। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और एक बात याद रखें कि अगर उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वो सारी लग्जरीज, मतलब वो सारा वेतन भत्ता सब कुछ वैसा ही होगा उनका जो राष्ट्रपति जी को मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के रूप में कार्य नहीं करते हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि तब तक क्या हो जाता है, नए राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कर लिया जाता है 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक। अब देखते हैं इनकी परिलब्धियां क्या क्या हैं। परिलब्धियां, संविधान में उपराष्ट्रपति की परिलब्धियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, जो उन्हें जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के पद पर होने की वजह से मिलता है। मतलब उपराष्ट्रपति पद के नाम से उनको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी जाती है। ठीक है, उनको वही सैलरी दी जाती है जो किसको मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति को दी जाती है। और उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन एवं भत्ते उनके होते हैं। और इनसे महत्वपूर्ण अन्य तथ्य देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कहाँ पे होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी उसे मानना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। वैसे ही राष्ट्रपति जी के चुनाव को भी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट में कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण थी। निर्वाचक मंडल अपूर्ण मतलब जैसे राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में राज्य विधानमंडल भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर कोई विधानमंडल सत्र में नहीं है या फिर क्या है, भंग हो चुकी है विधानसभा, तो उसमें उसके भंग होने के बेस पे हम राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में कोई चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में जहाँ पे केवल सांसद भाग ले रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद भाग ले रहे हैं, वहां पे 1 या 2 सांसद अगर नहीं है, अपने मतलब एब्सेंट हैं, तो इस आधार पर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, या फिर पद रिक्तता होती है कभी कभी 1 या 2 सांसदों की, तो इस आधार पर नहीं दी जा सकती उन्हें क्या चुनौती। ठीक है, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे बल्कि प्रभावी रहेंगे। सेम चीज हमने राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में ही पढ़ी थी कि अगर उन पर महाभियोग पास हो जाता है या फिर किसी कारण से उनकी क्या हो जाता है, त्याग पत्र दे दिया जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, पद रिक्तता आ जाती है, तो उस टाइम से पहले के सभी कार्य वैलिड होंगे। ठीक है, एक टाइम है जिसपे उनकी पद रिक्तता हुई तो वहां से पहले के जितने भी कार्य होंगे सभी वैलिड माने जाएंगे। वैसे ही उपराष्ट्रपति जी की अगर किसी कार्य से किसी भी कारण से पद रिक्तता होती है तो वहां से लेकर उससे पहले के जितने भी कार्य होंगे सभी वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, अवैध घोषित नहीं होंगे बल्कि प्रभावी रहेंगे। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य ग्रहण कर सकते हैं, जबकि नया राष्ट्रपति जब तक क्या हो, नया राष्ट्रपति कार्य ग्रहण न कर ले। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में ना, अगर राष्ट्रपति जी की पद रिक्तता आ गई है, यहाँ से यहाँ तक उनकी पद रिक्तता आ गई, तो यहाँ से आगे लेकर उपराष्ट्रपति जी जाएंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जी 5 साल कंप्लीट करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको 6 माह के भीतर इलेक्शन कराना है। ठीक है, शेष कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। यहाँ पे देखिए, अब उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लेते हैं हम। आर्टिकल 63, 64, 69, 70 और 71 में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे
63 जो है वो उपराष्ट्रपति जी के पद को डिफाइन करता है, ठीक है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। वहीं पे उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण आर्टिकल 69 करता है और उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन ये आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, सभी मामले किसमें लिखे हुए हैं, आर्टिकल 71 में लिखे हुए हैं। तो अब आगे देखते हैं हम आगे। आज तक सीपी राधाकृष्णन जी को अगर जोड़ा जाए तो कुल 15 उपराष्ट्रपति हुए हैं। हम सभी को क्रम से देखेंगे कब कब नियुक्ति हुई है, ठीक है उनकी। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति 1952 के चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। फिर ये 1957 के इलेक्शन में भी इन्हें ही नया उपराष्ट्रपति चुना गया था। तो इनके 2 कार्यकाल रहे 52 से 62 तक, ठीक है। 52 से 57, 57 से 62। सेम राजेंद्र प्रसाद जी के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जी जब रिटायर हुए, जब उनकी पद रिक्तता हुई, तो फिर क्या हुआ, जब फिर उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नए राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इसमें हम उन उपराष्ट्रपतियों को भी देखेंगे जो जो राष्ट्रपति बन चुके हैं। फिर उसके बाद आए मोहम्मद जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 टू 67 के लिए। फिर वी गिरी बने 67 से 69, 2 सालों के लिए, ठीक है। 2 सालों के लिए क्यों बने थे, 62 से 67, फिर 67 से 69, 2 सालों के लिए। देखिए 67 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन 69 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 2 साल तक के लिए रहा। फिर उसके बाद वी गिरी नए राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़े थे, इसीलिए इनका भी कार्यकाल 69 तक रहा। फिर GS पाठक थे 69 टू 74। फिर BD जत्ती रहे 74 से 79 तक। 79 टू 84 रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर R वेंकट रमन 84 से 87 तक। फिर 87 से 92 यानी 87 टू 92 रहे शंकर दयाल शर्मा। फिर रहे KR नारायण। फिर रहे कृष्णकांत। फिर DS शेखावत 2002 से 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी रहे 7 से 17। फिर M वेंकैया नायडू रहे 2017 से 2022 तक। फिर 22 से 25 तक जगदीप धनखड़ जी रहे उपराष्ट्रपति। और हाल ही में अभी सितंबर 2025 में CP राधाकृष्णन जी की नियुक्ति हुई, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद पर। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आते हैं जाकिर हुसैन, फिर आते हैं BB गिरी, फिर आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर आते हैं R वेंकट रमन। 5 हो गए, 5। फिर आते हैं R वेंकट रमन तक हो गया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, R वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, 5, 6। KR नारायणा भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद से अभी तक ऐसे कोई उपराष्ट्रपति नहीं आए जो राष्ट्रपति के पद पर भी काम कर चुके। तो वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर रहे अंतिम, वो थे KR नारायण, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।